हाँ भाई, अपना आज का टॉपिक है आवेश के गुणधर्म, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। बेटा कल हमने देखा था आवेश द्रव्य पदार्थ से संबंधित वह गुण है जो किसी स्थान पर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर दे या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर दे, या विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने का अनुभव करे। क्या कहलाता है? आपका आवेश कहलाता है। ऐसा कुछ आपने कल आवेश में देखा था। है आज अपन बात कर रहे हैं आवेश के गुणधर्म, और आवेश के गुणधर्म में हम पहला गुणधर्म की बात करेंगे। आवेश दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? दो प्रकार का। आवेश दो प्रकार का होता है, ए और बी। दो कौन कौन से प्रकार हैं? एक तो धनावेश पॉजिटिव चार्ज होता है, और दूसरा ऋणावेश नेगेटिव चार्ज। धनावेश को पॉजिटिव चार्ज शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, ऋणावेश को ऐसे लिखते हैं, ठीक है ना। पॉजिटिव चार्ज धनावेश, इसका मतलब प्रोटॉन होता है। नेगेटिव चार्ज ऋणावेश, इसका मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है बेटा, चलो। प्रोटॉन का आवेश 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। ठीक है बेटा, चलो। एंड इलेक्ट्रॉन का आवेश -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के आवेश परस्पर समान होते हैं, लेकिन उनकी प्रकृति अपोजिट होती है। एक धनात्मक होता है या धनात्मक एक प्लस का है, जहाँ कोई चिन्ह नहीं इसका मतलब प्लस का, तो दूसरा ऋणात्मक होता है ना। चलो, हमारे पास प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है? मास ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.672 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम होता है। दूसरा आपके पास मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम होता है। कोई समस्या थोड़ी है। चले आगे, चलो। ये तो हमने धनावेश देखा, ऋणावेश देखा। एक्चुअली तीसरा पार्टिकल भी होता है। एक तीसरा पार्टिकल कौन है? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन कैसा होता है? ये उदासीन। इस पर आवेश का मान कितना होता है बेटा? 0। न्यूट्रॉन का मास कितना होता है? 1.674 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। यही चीज होती है ना। चले आगे, चलो। सेकंड पॉइंट, आवेश दो प्रकार था, एक धनात्मक दूसरा ऋणात्मक। आवेश का मात्रक, आवेश का SI मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। कूलाम को C से व्यक्त करते हैं। ठीक है बेटा, इसके कुछ अन्य मात्रक भी हैं। कुछ अन्य मात्रक क्या है आप ध्यान दीजिएगा। इसका सबसे बड़ा मात्रक, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है? फैराडे। एक फैराडे बराबर 96,500 कूलाम होता है। कोई समस्या? चलो। आवेश का सबसे छोटा मात्रक, सबसे छोटा मात्रक बेटा क्या होता है आपका? EACU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ELECTRO, इलेक्ट्रोस्टैटिक, STATICS यूनिट, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ठीक है ना। स्थिर विद्युत इकाई, स्टैटिक मतलब स्थिर, इलेक्ट्रो माने विद्युत, यूनिट मतलब इकाई। ठीक है ना। और दूसरा सबसे छोटे मात्रक ESU या फ्रैंकलिन या स्टेट कूलाम भी होता है। क्या होता है? स्टेट कूलाम। ठीक है बेटा, एक कूलाम बराबर आपका कितना होता है? 3 इंटू 10⁹। एक कूलाम बराबर 3 इंटू 10⁹ क्या होता है? ESU या फ्रैंकलिन
फ्रैंकलिन को किससे डिनोट करते हैं? FR से। या स्टेट COULOMB स्टेट कूलम। ठीक है बेटा। एक्चुअली आवेश का ये सबसे छोटा मात्रक है, इसे आवेश का CGS मात्रक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? CGS मात्रक भी कहते हैं। ठीक है बेटा। चलो, एक होता है आवेश का स्थिर वैद्युत मात्रक, सॉरी आवेश का विद्युत चुम्बकीय मात्रक। कौन सा मात्रक? विद्युत चुम्बकीय मात्रक। आवेश का विद्युत चुम्बकीय मात्रक होता है EMU या कूलम F। ठीक है ना। चलो, EMU इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, इलेक्ट्रो विद्युत मैग्नेटिक चुंबक यूनिट इकाई, विद्युत चुंबकीय इकाई। ठीक है ना। देखो, इन दोनों में कुछ रिलेशन होता है EMU और ESU में। एक EMU बराबर होता है 3 × 10⁻10 ESU। अगर मैं यहाँ से और कूलम में रिलेशन निकालना चाहूँ तो इसको लिख दो 3 × 10⁹ ESU × 10 लिख सकता हूँ ना। और बेटा इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ? इस पूरे की जगह 1 कूलम, तो आपको क्या मिलेगा? 10 कूलम, है ना। 1 EMU बराबर कितना होता है? 10 कूलम। कोई समस्या थोड़ी है। ये आपका कौन सा हो गया? आवेश का विद्युत चुम्बकीय मात्रक हो गया। चले आगे। चलो, आवेश के 2 गुणधर्म हुए। तीसरा गुणधर्म ये है कि विद्युत में मात्रक, आवेश का मात्रक क्या हो गया? कूलम। पहले देख लिया, लेकिन मुझे तो यूनिट देखनी है। यूनिट मतलब विमा। बेटा आपने कहीं फॉर्मूला पढ़ा था I = Q/T। आवेश प्रवाह की दर क्या कहलाती है? धारा। तो Q का मान क्या आएगा आपका? यहाँ से Q = I × T। I का मतलब एम्पियर, T का मतलब T। तो इसकी विमा क्या आएगी आपकी? M0 L0 T1 A1 विमा आ गई। ये किसकी विमा है बेटा? आवेश। ठीक है ना। चलो, चार्ज की विमा हो गई। 3 गुण कंप्लीट हो गए। आगे चलो, याद रखना चौथा गुण। देखो, अगर आपको प्लस प्लस आवेश मिल जाए या माइनस माइनस आवेश मिल जाए तो उन दोनों आवेशों में क्या होगा? रिपल्सन, प्रतिकर्षण। क्या होगा? यदि आपके पास प्लस माइनस या माइनस प्लस मिल जाए तो आकर्षण, अट्रैक्शन, है ना। इस पॉइंट को मैं लैंग्वेज के रूप में बोल सकता हूं, समान प्रकार के आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण एवं विपरीत प्रकार के आवेशों के मध्य आकर्षण। समान प्रकार के आवेश प्लस प्लस मिला या माइनस माइनस मिला तो क्या है आपका? प्रतिकर्षण, रिपल्सन है। एंड प्लस माइनस या माइनस प्लस मिला तो आपका क्या है? आकर्षण है। कोई दिक्कत? चलो, पांचवा गुण क्या है? देखो, 2 प्रकार का आवेश होता है, एक तो धनावेश होता है और दूसरा ऋणावेश होता है। ठीक। आवेशों का वह गुण जो दोनों प्रकार के आवेशों में विभेद उत्पन्न करता है, उस गुण को अपन आवेशों की ध्रुवता कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्रुवता। आवेशों की ध्रुवता, पोलैरिटी ऑफ चार्ज। आवेशों की ध्रुवता मतलब आवेश के 2 ध्रुव होते हैं, एक धनात्मक ध्रुव, दूसरा ऋणात्मक ध्रुव। आप कोई भी अणु ले लो, जैसे HCl, आप जब इसको तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? H+ और Cl-। मिला नहीं मिला? एक ध्रुव ये बन गया, एक ध्रुव ये बन गया। ठीक है।
दो प्रकार के आवेशों, सॉरी आवेशों का वह गुण जो दो प्रकार के आवेशों में क्या विभेद उत्पन्न करता है, उसे अपन क्या बोलते हैं, आवेशों की ध्रुवता बोलते हैं, पोलैरिटी ऑफ चार्ज। ठीक है ना, चले आगे। चलो अगला गुण देखो, ये एक हमने बात कर लिया, समान प्रकार के आवेशों में क्या होता है, प्रतिकर्षण हो गया। अगला देखो, आवेश का सतत वितरण होता है, आवेश का सतत वितरण होता है बेटा, सतत वितरण, प्रत्येक पृष्ठ पर आवेश एक समान रूप से फैला हुआ होता है, प्लस 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 ऐसे। अगर ऋणावेश है तो इस प्रकार फैला हुआ होगा एक समान रूप से, ऐसा नहीं कि कहीं ज्यादा आवेश हो और कहीं कम हो, आवेश एक समान रूप से फैला हुआ होता है। आवेश का कैसा वितरण होता है, सतत। अगला, आवेश एक क्वांटीकृत राशि है, क्वांटीकृत राशि है। इसका मतलब क्या हो गया, किसी भी स्थान पर एकल आवेश की उपस्थिति संभव नहीं है, अतः उस स्थान पर आवेश इलेक्ट्रॉनों के समूह में उपस्थित होगा। आवेश बहुत सारे इलेक्ट्रॉनों का समूह उपस्थित होगा। इन इलेक्ट्रॉनों के समूह को अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनों के समूह को अपन बंडल या क्वांटा कहते हैं, और उस राशि को अपन क्या कहते हैं, क्वांटीकृत राशि कहते हैं। ठीक है, जैसे आप सोचो किसी भी स्थान पर आवेश इस प्रकार से फैला हुआ है, ये एक बंडल बन गया, ये इसको अपन ने क्या बोल दिया, एक क्वांटा बोल दिया। ठीक है बेटा, ये कैसी राशि होगी, क्वांटीकृत। अतः किसी स्थान पर, इस स्थान पर जो टोटल आवेश है वो टोटल आवेश क्या हुआ, क्यू बराबर क्या हुआ, एन की। क्यू क्या है आपका, कुल आवेश है, क्या है बेटा, कुल आवेश। एन क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और ई क्या है, इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश। कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19। ठीक है ना, कूलम। चले आगे। हाँ देखो, किसी भी स्थान पर आवेश कैसे मिल रहा है, क्वांटा फोटोन बंडलों के रूप में ऐसे मिल रहा है। यार पहले मैंने कहीं ऐसे भी बोला है, आवेश एक सतत आवेश का किसी पृष्ठ पर एक समान रूप से फैला हुआ होता है, आवेश किसी पृष्ठ पर सतत रूप से वितरित होता है, ऐसे बोल चुका हूँ। यहाँ मैं बोल रहा हूँ आवेश एक क्वांटीकृत राशि है, आवेश गुच्छों के रूप में मिल रहा है। यहाँ मैं बोल रहा हूँ आवेश एक समान रूप से फैला हुआ है। ये क्या लोचा है, ये तो बोल रहा है आवेश गुच्छों के रूप में, ये क्या बोल रहा है, आवेश एक समान रूप से फैला हुआ है। क्या लोचा है, क्या प्रॉब्लम है? इसका मतलब अगर ये सत्य है तो ये फेल है, और ये सत्य है तो ये फेल है। क्या लफड़ा है भाई? आप देखो दोनों ही सत्य हैं, दोनों ही सत्य हैं। तो क्या है, किसी भी पृष्ठ पर जो आवेश फैला हुआ होता है वो आवेश क्वांटा फोटोन बंडलों के रूप में होता है, बंडलों के रूप में इस प्रकार से फैला हुआ होता है। मतलब बंडलों के रूप में फैला हुआ है, लेकिन पूरे पृष्ठ पर ये बंडल एक समान रूप से फैले हुए है ना। तो आवेशों का सतत वितरण भी हो गया, और यहाँ क्वांटा और क्वांटीकृत राशि भी हो गया, बंडलों के रूप में भी हो गया। हुआ या नहीं हुआ? ठीक है ना। इसका मतलब ये है बेटा, अगर एक बंडल में यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन है तो प्रत्येक बंडल में 10-10 इलेक्ट्रॉन होंगे, है ना। तो एक क्वांटा, प्रत्येक क्वांटा में आवेश का मान क्या हो गया, समान हो गया, एक समान, है ना। ठीक है ना, कोई दिक्कत थोड़ी है। चलो अगला पॉइंट होता है, किसी चालक के नुकीले किनारों पर आवेश घनत्व सर्वाधिक होता है। ये चालक है, इसका नुकीला किनारा ये रहा, इस स्थान पर आवेश घनत्व ज्यादा है। ये नुकीले किनारे हैं बोर्ड के, चालक है, नुकीले किनारों पर आवेश घनत्व ज्यादा है। तार का जो कॉर्नर होगा, जहां ये वाला सिरा होगा, उस स्थान पर आवेश घनत्व का मान क्या होगा, सर्वाधिक होगा। सर्वाधिक क्यों होगा? मैंने क्या बोला, आवेश घनत्व का मान ज्यादा है। इट मीन घनत्व से आप क्या समझते हैं, इकाई आयतन में, छोटे से आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान रहती है, यही ना।
ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, समान इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान रहेगी तो वहां आवेश घनत्व तो समान हो जाएगा। और उसी आयतन में यदि किसी स्थान पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा हो गई तो वहां आवेश घनत्व ज्यादा हो जाएगा। आप देखो इस स्थान पर यहाँ इतने एरिया में 10 इलेक्ट्रॉन है या नहीं, लेकिन यहाँ देखो इस एरिया में किनारा आ गया ना, इस किनारे पर इस एरिया में आप वही एक बंडल है। यहाँ इतने एरिया में 10 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ इतने एरिया में 10 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ ज्यादा आयतन में 10 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ कम आयतन में 10 इलेक्ट्रॉन है ना। इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो समान है, लेकिन यहाँ आयतन ज्यादा है, स्थान सरफेस ज्यादा है और यहाँ सरफेस कम है। इसका मतलब यहाँ आवेश घनत्व क्या हुआ, ज्यादा। ठीक है, किसी चालक के नुकीले किनारों पर आवेश घनत्व सर्वाधिक रहता है। ठीक बेटा, चलो अगर कोई आपके पास चालक पदार्थ है तो जो भी आवेश होगा वो सारा का सारा आवेश कहाँ होगा, चालक के पृष्ठ पर होगा। अगर धनावेश है तो भी पृष्ठ पर होगा और ऋणावेश है तो भी सारा आवेश कहाँ पर होगा, पृष्ठ पर। ठीक, अगर चालक है तो टोटल आवेश पृष्ठ पर होगा। अगर चालक की जगह कौन है, कुचालक, ये तो आपका चालक हो गया। अगर चालक की जगह कुचालक है तो जो भी आवेश है वो सारा सारा आवेश क्या कहाँ होगा, अंदर, चाहे धनावेश हो या ऋणावेश, अंदर हो गया। ये कौन हो गया, कुचालक। याद रखिएगा ब्रह्मांड में ऐसी कोई वस्तु नहीं है, चाहे वो कुचालक ही वस्तु क्यों ना हो, चाहे वो लकड़ी ही क्यों ना हो, चाहे रबड़ प्लास्टिक ही क्यों ना हो, चाहे कांच ही क्यों ना हो, ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन या आवेश नहीं हो। क्योंकि आप पहले पढ़ चुके हैं, अगर वो ब्रह्मांड की कोई वस्तु है तो वो परमाणु से मिलकर बनी हुई है, और परमाणु के अंदर कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉनों के अंदर कौन होता है, सेंटर में नाभिक, वहां कौन होते हैं, प्रोटॉन। एटम वास्तव में आवेश तो होता है, लेकिन बात यह है कि चालक और कुचालक है, हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे ये। पर जब प्रत्येक वस्तु पर आवेश है तो कौन सी वस्तु को हम चालक बोलेंगे और कौन सी वस्तु को कुचालक बोलेंगे, हम कैसे करेंगे। तो याद रखना बेटा, अगर किसी वस्तु के अंदर इलेक्ट्रॉन फ्री है, इलेक्ट्रॉन फ्री है, मुक्त है, तो जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन कहाँ होंगे, सतह पर, सतह पर। इसका मतलब ये गति करने के लिए स्वतंत्र है तो वह वस्तु क्या हो जाएगी, चालक हो जाएगी। ठीक है ना। अगर किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन बद्ध अवस्था में नाभिक के द्वारा बंधे हुए हैं तो इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होंगे, और इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होंगे तो कहाँ होंगे, अंदर। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन तो है लेकिन फ्री नहीं है, धारा का प्रवाह नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो कुचालक। अरे यार इस बात को आप ऐसे सोचो, एक घर में 4 छोरा है, अगर वो चारों के चारों छोरा आवारा है, आवारा, तो घर में रुकेंगे का, घर में नहीं रुकेंगे तो घर से बाहर जाएंगे, घर से बाहर जाएंगे, इधर उधर खेलेंगे, है ना, और इधर उधर खेलेंगे, इधर उधर जाएंगे। इसका मतलब जब गति करेगा तो वहां धारा का प्रवाह तो हो गया होगा, तो चालक बन गया। लेकिन एक घर में 4 ही छोरा है, लेकिन चारों छोरा बड़े सिंसियर हैं, बाप को जूता चले, तो बाप के जूता के मारे चारों के चारों छोरा कहाँ रहे, घर में रहे। और जब चारों के चारों छोरा घर में रहेंगे तो इधर उधर जाएंगे का, कोई लफड़ो करेंगे का, नहीं करेंगे। इसका मतलब धारा का प्रवाह करेंगे, जब बाहर नहीं जाएंगे, गति नहीं करेंगे, धारा का प्रवाह नहीं करेंगे, और इसका मतलब वो क्या बन जाएंगे, कुछ चालक बन जाएंगे। होंगे या नहीं होंगे। चलो और देखो, कोई वस्तु है, अगला गुण देखो, कोई वस्तु है, उस वस्तु में जितने प्रोटॉन हैं, जितना धनावेश है, अगर उतना ही ऋणावेश हुआ तो वह वस्तु कैसी हो जाएगी, उदासीन। इट मीन यहाँ इलेक्ट्रॉन भी है, प्रोटॉन भी है, मतलब आवेश भी है, लेकिन जितना धनावेश है उतना ही ऋणावेश है, तो नेट आवेश कितना होगा, 0। कितना, 0। तो वह वस्तु कैसी हो जाएगी, उदासीन। ठीक। अगर कोई वस्तु है, उस वस्तु पर केवल धनावेश है, केवल धनावेश है, तो वह वस्तु कैसी हो जाएगी, धनावेशित वस्तु हो जाएगी। आवेशित, लेकिन कैसा आवेश है, धन है, तो धनावेशित वस्तु हो जाएगी। ठीक है ना, कोई दिक्कत।
चले, ये आपकी उदासीन वस्तु थी, उदासीन वस्तु को मैंने ऐसे भी नोट कर दिया, कोई आवेश नहीं है, नेट आवेश 0। अगर मैं किसी आवेशित वस्तु को उदासीन वस्तु से जोड़ दूं, जोड़ दिया, नहीं कोई ऐसे बोल रहा है नहीं साहब ऋणावेशित वस्तु है, इसे हम उदासीन वस्तु से जोड़ेंगे, जोड़ दो, क्या फर्क पड़ता है? आप देखो, यदि आप धनावेशित वस्तु को उदासीन वस्तु से जोड़ेंगे तो इस धनावेशित वस्तु का कुछ धनावेश कहाँ आ जाएगा? उदासीन वस्तु पर आ जाएगा। इस पर भी कौन सा आवेश आ जाएगा? धनावेश आ जाएगा। अगर ऋणावेशित वस्तु को जोड़ेंगे उदासीन वस्तु से तो इस पर भी कौन सा आवेश आएगा? ऋणावेश आएगा। आएगा नहीं आएगा? है, मैं यहाँ बोल सकता हूँ यदि किसी आवेशित वस्तु को, आवेशित वस्तु है लेकिन मुझे नहीं पता धनावेश है या ऋणावेश, यदि किसी धनावेशित वस्तु को किसी उदासीन वस्तु से जोड़ दिया जाए तो उदासीन वस्तु पर समान प्रकृति का आवेश आ जाएगा। इसका मतलब इन दोनों पर समान प्रकृति का आवेश आ जाएगा एवं इस आवेश को क्या कहते हैं? संपर्कन आवेश कहते हैं। क्या कहते हैं? संपर्कन आवेश कहते हैं। ठीक, अगर धनावेशित वस्तु को उदासीन से जोड़ेंगे तो धनावेश आएगा, अगर ऋणावेशित वस्तु को उदासीन वस्तु से जोड़ेंगे तो क्या आएगा? ऋणावेश आएगा। तो इस समस्या थोड़ी है, चले आगे। चलो अगेन देखो, आपके पास वही उदासीन वस्तु है। क्या है? एक उदासीन गोला, उदासीन है, इट मीन जितना धनावेश उतना ऋणावेश, ये हो गया। ठीक, अब इस उदासीन वस्तु के पास कोई आवेशित छड़ लेके आता हूं, आवेशित छड़ लेके आया। देखो उदासीन वस्तु है लेकिन आवेशित छड़ ले आया, लेकिन मैं मान लेता हूं धनावेशित छड़ ले आया। कैसा? अब देखो यहां धनावेश, इस गोले के अंदर धनावेश भी है ऋणावेश भी है, तो इस धनावेश और इस धनावेश में आकर्षण होगा या प्रतिकर्षण? प्रतिकर्षण होगा। इसका मतलब इस धनावेश के कारण ये जो धनावेश है वो दूर चला जाएगा, ये धनावेश इधर आ जाएगा, आएगा। इस वस्तु में और कौन था? उदासीन वस्तु, धनावेश भी है ऋणावेश भी है, तो धनावेश तो दूर चला गया, ये आ गया। अब ऋणावेश है, ऋणावेश और धनावेश में क्या हुआ? आकर्षण, तो ये ऋणावेश इधर आ जाएगा। आएगा या नहीं आएगा? आ गया। चलो अगली बार क्या करते हैं, कि जो आपके पास ये वस्तु थी, यहाँ ऋणावेश आ गया, यहाँ धनावेश आ गया, आप इसको क्या कर दो? ग्राउंडेड कर दो, GND, भूसंपर्कित कर दिया। जैसे ही भूसंपर्कित करेंगे तो ये जो आवेश है वो आवेश कहाँ चला जाएगा? पृथ्वी में चला जाएगा। आपको इस, ये कौन है? धनावेशित है, ठीक, यह ऋणावेश था, यही कंडीशन होगी। अब याद छड़ को अपन हटा देंगे तो कौन सा आवेश रह जाएगा? केवल ऋणावेश रह जाएगा। तो वस्तु कैसी हो गई? ऋणावेशित वस्तु हुई या नहीं हुई? अब अगेन देखो, आपके पास वही वस्तु थी लेकिन इस वस्तु के पास अभी धनावेशित छड़ लाए थे, इसकी जगह में क्या लाता? ऋणावेशित छड़, ऋणावेशित छड़ ले आया। तो ऋणावेशित छड़ किसको आकर्षित करती? धनावेश करती ना, ऋणावेश यहाँ चला जाता। अगेन मैं इसको क्या कर दूं? ग्राउंडेड करूंगा, ग्राउंडेड कर दिया, ग्राउंडेड करूंगा तो ये आवेश कहाँ जाएगा? पृथ्वी में, ये धनावेश बच गया, है ना। इस वस्तु को हटाऊंगा तो आपके पास क्या आएगा? धनावेश आ जाएगा पूरे में। तो यहाँ धनावेशित वस्तु आई और यहाँ कैसी आई? आप देखो, जब आप किसी उदासीन वस्तु के पास धनावेशित छड़ ले जाते हैं, है ना, तो उस उदासीन वस्तु पर कौन सा आवेश उत्पन्न हो जाता है? ऋणावेश। अब यदि आप किसी उदासीन वस्तु के पास ऋणावेशित छड़ लेके आते हैं तो क्या उत्पन्न हो जाएगा? धनावेश। मतलब आप उदासीन वस्तु के पास कोई छड़ लेके आए हो, लेकिन ऐसा नहीं कि आप
इस क्षण को इसके संपर्क में करा रहे हो, संपर्क नहीं कराया है, केवल पास लाए हो, है ना, पास लाए हो, तो इस उदासीन वस्तु पर कोई ना कोई आवेश आ जाता है, और जो आवेश आता है वो इस क्षण के कैसे आएगा, विपरीत आएगा। कैसा आएगा? एक्चुअली इस आवेश को अपन बोलते हैं प्रेरित या प्रेरण आवेश। प्रेरण के कारण ये आवेश हुआ है, इसे प्रेरित आवेश भी बोल देते हैं। यहाँ प्रेरण की घटना के कारण आवेश उत्पन्न हुआ था, इसलिए इस आवेश को क्या नाम दे दिया? प्रेरित आवेश दे दिया। बेटा इसको लैंग्वेज के रूप में बोलो। जब किसी उदासीन वस्तु के पास, उदासीन ये रही, जब किसी उदासीन वस्तु के पास आवेशित वस्तु को लाया जाता है, तो उस उदासीन वस्तु पर प्रेरण की घटना के कारण विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाता है। तो उस उदासीन वस्तु पर प्रेरण की घटना के कारण विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाता है। इस आवेश को प्रेरित आवेश कहते हैं, एवं इस घटना को प्रेरण कहते हैं। बोलो कोई समस्या, कोई दिक्कत थोड़ी है? चले, एक पॉइंट और है गुणधर्म में ये, जब किसी आवेशित वस्तु को, ये आवेशित वस्तु है, जब किसी आवेशित वस्तु को आप भूसंपर्कित करते हैं तो उसका आवेश कहाँ चला जाता है? पृथ्वी में चला जाता है। कहाँ? यहाँ धनावेश चला गया, यहाँ ऋणावेश चला गया। गया या नहीं है? अरे यार आपके दिमाग में क्वेश्चन और आना चाहिए कि भाई यहाँ ऋणावेश, यहाँ धनावेश, धनावेश चला गया तो ये ऋणावेश क्यों नहीं गया? यहाँ देखो ये ऋणावेश चला गया तो धनावेश क्यों नहीं गया? भाई इसलिए नहीं गया क्योंकि इस ऋणावेश को इस धनावेश ने आकर्षित कर रखा है। ये इसने इसको आकर्षित कर लिया, ये इसे दूर नहीं जाने दे रहा, तो केवल यही गया है। ऐसे ही इसने इसको आकर्षित कर रखा, इसने इसको नहीं जाने दिया, केवल यही गया। गया, ये चला गया। लेकिन जब हम इस क्षण को दूर कर लेंगे, ये क्षण दूर जाएगी, तो ये फ्री हो जाएगा, पूरे में फैल जाएगा, केवल एक ही आवेश आ जाएगा। आएगा या नहीं आएगा? बोलो कोई समस्या, कोई दिक्कत? याद रखना, आवेश द्रव्यमान से संबद्ध होता है। क्या होता है? द्रव्यमान से संबद्ध होता है, मतलब आवेश का कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है। ठीक, देखो, धनावेशित वस्तु का द्रव्यमान, धन आवेशित वस्तु ये रही Na+, ऋणावेशित वस्तु ये रही ये रही, ये सामान्य अवस्था हो गई उसकी। धनावेशित वस्तु का द्रव्यमान, इसका द्रव्यमान उसकी सामान्य अवस्था से क्या होता है? कम होता है। इसका मतलब Na+ का द्रव्यमान कम होगा और Na का द्रव्यमान ज्यादा होगा, जबकि ऋणावेशित वस्तु का द्रव्यमान उसकी सामान्य अवस्था से क्या होता है? ज्यादा होता है। मतलब सबसे ज्यादा द्रव्यमान ऋणावेशित वस्तु का होगा और सबसे कम द्रव्यमान धनावेशित वस्तु का होगा। अगर आवेश की बात करना चाहें तो सबसे ज्यादा आवेश इस पर होगा और सबसे कम आवेश इस पर होगा। क्यों? आप देखो, यहाँ 11 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 10 है धनावेश, 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया तो यहाँ कितने आएंगे? 12। तो यहाँ सबसे ज्यादा आवेश, उसके बाद जब आवेश ज्यादा है तो द्रव्यमान भी ज्यादा है। मैं यहाँ से बोल सकता हूँ, धनावेशित वस्तु का द्रव्यमान उसकी सामान्य अवस्था से क्या होता है? कम होता है, जबकि ऋणावेशित वस्तु का द्रव्यमान उसकी सामान्य अवस्था से अधिक होता है। बोलो कोई समस्या? ठीक, आवेश एक क्वांटीकृत राशि हो गया, आवेश सतत वितरण हो गया। ठीक, अगला, आवेश सदैव संरक्षित रहता है। आवेश कैसा है? ना इसे उत्पन्न किया जा सकता, ना नष्ट किया जा सकता। एक्चुअली यह है आवेश संरक्षण का नियम होता है। ठीक है ना? अपन किसी भी प्रक्रिया के द्वारा ना आवेश उत्पन्न कर सकते, ना नष्ट कर सकते। ठीक, खत्म भाई, आपके आवेश के गुणधर्म खत्म, फिनिश होते हैं।